हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए आज नई वीडियो जो कि हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी से, उसकी नेक्स्ट पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट उसका मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज हम इसको चैप्टर को कवर कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले की वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ देख सकते हैं, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट पर जा करके आपको संभव बैच करके मिलेगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको मैं नीट के लिए 2024 के लिए मैं आपको जो है नीट से एनसीईआरटी से तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें कि हम बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं। मतलब आप बस एक बार एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो कर सकूँ। ठीक है ना। तो आपका बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है, मतलब बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है, और आपको मतलब पढ़ना पता नहीं क्या होता है, आपको पता नहीं चलता कई बार क्या पढ़ते हैं। तो मैं आपको एकदम वही बताऊंगा जो पेपर में आता है, मतलब वहीं से बता रहा हूँ जो आएगा। आप इधर उधर के चक्करों में ना पढ़े, बस ये पढ़ें तो आपको बस थोड़ा सा बिलीव दिखाना होगा, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। करते हैं आज की वीडियो शुरू, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एंजाइम वाले पोर्शन को कवर करेंगे। देखिए, हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। इससे पहले का पार्ट हमने पढ़ लिया कि एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रोटीन की बनी हुई, जिनके सरफेस पर कुछ एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं, जहाँ पर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को जोड़ करके उसके साथ मतलब कुछ भी उसके साथ रिएक्शन करता है, मतलब उसके साथ जो भी करेगा आगे बढ़ेंगे तो होता क्या है, तो उसके साथ जो है प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। तो वो वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था। अभी हम शुरू करते हैं दोबारा से। यहाँ पर क्या दिया है देखिए, यहाँ लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड लिखा है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड अंडरगो 2 टाइप ऑफ चेंजेस. A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bonds, and this is physical process. And another physical process is a change in a state of matter, जैसे कि ice से water बनना, water से ice बनना, and these are physical processes. However, when bonds are broken and the new bond formed during transformation, this will be called a chemical reaction. नया bond बनना, टूटना एक प्रकार की chemical reaction है। जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाता है और वाटर निकलता है इन एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, यानी कि इस तरह ही स्टार्च टूट करके ग्लूकोज बनाता है। एन एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। तो ये कह रहे हैं कोई भी रिएक्शन हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, कैसी भी हो, जिसमें कि कोई प्रोडक्ट बनती है तो पर यूनिट टाइम में जितना प्रोडक्ट बना है वो उसका क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जिसे आप ऐसे दिखा सकते हो, रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एंड रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो तो रेट को आप वेलोसिटी कह सकते हैं। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। अ जनरल रूल ऑफ थंब, यहाँ से एक सवाल आपके पेपर में आ सकता है जो आप मार्क कर लेंगे। ठीक है ना। जहाँ मैं बोलूँ कि आ सकता है तो आप वहाँ क्वेश्चन लिख के ऐसे मार्क कर लेंगे, पेपर में आने की संभावना है। लिखा है जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट द रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी डायरेक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस चलने पर रेट आधा या डबल हो सकता है। कभी कभी लिखा हुआ आएगा ये कहीं डायरेक्शन में Q10 इक्वल टू 2, तो आपको लगा देना होगा। ऐसा सवाल पूछते हैं। ठीक है ना। आगे लिखा है कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड वन, यानी जिस रिएक्शन में एंजाइम लगे होते हैं वो रिएक्शन सामान्य रिएक्शन की तुलना में तेजी से चलती हैं। एंड व्हेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड द रेट वुड बी वास्टली हायर दैन द सेम बट अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में कुछ जानबूझ के दिए हैं यहाँ पर ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में मैं बता दूं आपको, ये रिएक्शन अगर मान लो हम कहें तो आरबीसी जो है वहाँ पर हो रही है। आरबीसी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आती है, यानी कि ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से है, तो CO2 और वाटर मिल करके इस एंजाइम जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से कार्बोनिक एसिड बनाता है। मैं आपको याद दिला दूं, कार्बोनिक एसिड टूट के इसके बाद स्पॉन्टेनियसली H+ और HCO3- बनाएगा, है ना, याद होगा आपको। अगर नहीं याद हो तो आप याद कर लेना। और फिर ये H+ जो है हीमोग्लोबिन इसको पकड़ लेगा और pH को मेंटेन करेगा, और ये HCO3- RBC से प्लाज्मा में चला जाता है, बदले में इसके क्लोराइड RBC के अंदर आ जाता है। ये हम रिएक्शन पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। तो यहाँ इन्होंने दिखाया है कि ये एक एंजाइम है
जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, काफ़ी ज़्यादा कैटालिटिक पावर है इसकी, मतलब ये हाईएस्ट टर्नओवर नंबर वाला एंजाइम है, इसलिए यहाँ इसके बारे में बात हो रही है ना। तो लिखा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ये करता है, और अगले पेज पर लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो एंड विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। 1 घंटे में जो है लगभग 200 मॉलिक्यूल ही बनते हैं। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with about 6 lakh molecule being formed every second। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि इस एंजाइम की कैटालिटिक पावर कितनी ज़्यादा है, मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई एंजाइम जो है वो रिएक्शन के रेट को कितना बढ़ा सकते हैं। बिना एंजाइम के रिएक्शन का रेट क्या था, और अब एंजाइम के साथ में रिएक्शन का रेट देखो कितना ज़्यादा हो गया है, मतलब एक ही सेकेंड में मतलब 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जहाँ 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, है ना, कमाल है। एंड द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट एंड बाय अबाउट द 10 मिलियन टाइम फोल्ड एंड द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल एट ऑल। एंड ध्यान रखना भैया एक और बात, एंजाइम रिएक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते, यानी एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते हैं, एंजाइम बस रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। लिखा है देयर आर thousands टाइप ऑफ एंजाइम ईच कैटालाइजिंग ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन, अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, दिस ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम। जैसे कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है, आप देखोगे पढ़ोगे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 10 लगभग रिएक्शन यहाँ होती हैं, अलग अलग तरह के एंजाइम जिन रिएक्शंस में यूज होते हैं। तो यहाँ एक बात है एंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में, यहाँ थोड़ी बात हो रही है जो कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो 10th क्लास में तो था ही, कि पायरुविक एसिड बनता है, पायरुवेट आपको पता है ना, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, इसी पायरुविक एसिड पर अगर मान लो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करे और ये क्रैब साइकिल के अंदर चला जाए, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तो वहाँ इसकी प्रोडक्ट CO2 और वाटर के फॉर्म में आएगी बाद में। और अगर ये लैक्टिक एसिड बनाएगा मसल्स के अंदर, या फिर ये अल्कोहल या इथेनॉल बनाएगा, तो यहाँ आप देखो सबस्ट्रेट तो आपका केवल एक ही है, पायरुविक एसिड है। तो सबस्ट्रेट आपका पायरुविक एसिड है, और उसी पायरुविक एसिड से आपका जो है CO2 और वाटर बन रहा है, उसी पायरुविक एसिड से आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है, उसी पायरुविक एसिड से आपका इथेनॉल बन रहा है। आप देखो ये बात कि सबस्ट्रेट एक है पर अलग अलग प्रोडक्ट बन रही हैं। ये कब संभव हो सकता है, जब डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम काम करे। दैट मीन्स एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक। अगर सेम सबस्ट्रेट पर डिफरेंट एंजाइम काम करेंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी। अगर ध्यान से सुनना, सेम सबस्ट्रेट पर डिफरेंट एंजाइम काम करेंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे। अगर डिफरेंट जो आपकी सबस्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर अगर सेम एंजाइम काम करेगा तो भी प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी। समझ आई ना मेरी बात? अगर डिफरेंट सबस्ट्रेट पर सेम एंजाइम काम करेगा तो प्रोडक्ट अलग अलग आएंगी, एक जैसी प्रोडक्ट नहीं आएगी। तो एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, पढ़ते हैं। क्या लिखा है ना, एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे एंड इन विच ग्लूकोज बिकम्स द पायरुविक एसिड थ्रू द 10 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12 पढ़ोगे आप आगे चलकर, you will study these reactions at this stage. You should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional steps अगर हम इसमें जोड़ दें तो कुछ का कुछ हो सकता है। मसल्स में लैक्टिक एसिड बन सकता है, ईस्ट में अल्कोहल बन सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन सकता है। यहाँ लिखा है इन आर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। In yeast, during the fermentation, the same pathway leads to the production of ethanol, alcohol, है ना। And hence in different condition, different product are possible। ये कह रहे हैं कि आगे ध्यान रखने की बात है कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को लेकर के काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। अगर एक ही प्रकार के एंजाइम को अलग अलग सबस्ट्रेट पर लगाओगे तो प्रोडक्ट अलग होंगी, अगर एक ही सबस्ट्रेट पर अलग एंजाइम लगाओगे तो भी प्रोडक्ट अलग ही बनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग द अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो यही एक सवाल है जो नीट पूछता है, यही एक सवाल है जो हमेशा ही जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बना हुआ है, चर्चा का विषय रहा है, ये हमेशा पूछा गया सवाल है। तो अगर आपको कभी पेपर में आया ये सवाल कि भैया एंजाइम कैसे एक रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं, तो जो ऑप्शन में आंसर बता रहा हूँ उसका होगा
आप आंसर लगाओगे लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो है आंसर। अब हम समझते हैं कि ये है क्या। ध्यान से समझना, कभी अगर सवाल आया तो कैसे एंजाइम जो है रिएक्शन के रेट कम कर देते हैं, तो आप बताओगे एंजाइम लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये हम समझेंगे ऐसा कैसे होता है। इस सब को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा जो कि आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना, आसान है, थोड़ा टिपिकल नहीं है। ठीक, देखो बात ये है कि मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, सपोज दैट कि ये कोई एक सबस्ट्रेट है, मान लो ये ए सबस्ट्रेट है और इस ए सबस्ट्रेट से बनानी है प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आप नॉर्मल बिना एंजाइम के हम बात करते हैं या फिर किसी भी सबस्ट्रेट के बारे में बात करो, किसी के भी बारे में बात करो, तो आप ऐसा समझना कि कोई भी सबस्ट्रेट जो दुनिया में है वो सभी के सभी सबस्ट्रेट जो है एक बाइंडिंग एनर्जी से कवर होते हैं। सबस्ट्रेट की जो एग्जिस्टेंस है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को किसी बाइंडिंग एनर्जी से बांधा गया है, कोई बाइंडिंग एनर्जी ने उसे रोक रखा है। उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसके चारों तरफ कोई बाइंडिंग एनर्जी है। अगर हम किसी तरीके से, आप ये समझने की कोशिश करना, अगर हम किसी भी तरीके से इस बाइंडिंग एनर्जी को जो सबस्ट्रेट को बांधे हुए है, जो सबस्ट्रेट को बॉन्ड्स में बांधे हुए है, किसी भी तरीके से रोक के रखे हुए हैं, मान लीजिए पेन भी है ना, अगर तो ये पेन भी किसी बाइंडिंग एनर्जी से बंधा है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट ही ना करता। तो जो एग्जिस्टेंस जहाँ भी दिखाई दे रही है, मान लीजिए पेट्रोल है या मान लीजिए कोई माचिस की तिल्ली भी है अगर, तो वो खुद तो जल नहीं उठती। खुद क्यों नहीं जल उठती? क्योंकि उसके जो उसके अंदर जो मसाला लगा हुआ है, जो आगे की तरफ जो उसका पार्ट है, उसमें उसके चारों तरफ कोई ना कोई बाइंडिंग एनर्जी है जिसने उसको रोक के रखा हुआ है। अगर हम उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ देंगे तो उसके बीच के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी ईजिली। तो होता ये है कि अगर मैं कहूँ कि ये मान लीजिए जो पर्पल कलर की, मान लीजिए ये बाइंडिंग एनर्जी है कोई जिससे ये बंधा हुआ है और हमें इसे तोड़ना है, तो इसे तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी होती है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। आप ऐसा भी समझें कि ये एक एक्टिवेशन एनर्जी है जो उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के काम आती है। अब मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसा करें कि देखो, सबसे पहली बात है कि बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, तब जा करके सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो हमें बाइंडिंग एनर्जी को कम करना होगा। कम एक्टिवेशन एनर्जी से ही बाइंडिंग एनर्जी हट जाए और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए हमें इनडायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी को कम करना होता है। तो जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम करते ये हैं कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ये मान लीजिए किसी एंजाइम की एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट पर एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को बांध लेते हैं। मान लीजिए एंजाइम ने सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट पर बांध लिया है, जोड़ लिया है। यहाँ जोड़ने के बाद एंजाइम क्या करता है, अपनी एक्टिव साइट पर इस सबस्ट्रेट के साथ बेचारे के इसके बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग करेगा, इसके बॉन्ड तोड़ेगा, ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा, कुछ करेगा, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। अब बाइंडिंग एनर्जी जैसे ही इसकी कम होगी, जितना ज़्यादा कम बाइंडिंग एनर्जी कर दी जाएगी उतना ही कम हमें एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, जिससे अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो हमारा रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। क्योंकि अब अगली बात है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन, मैं ऐसे बोलता हूँ, मान लीजिए एक रिएक्शन जो है, कोई भी रिएक्शन है, तो उसमें क्या होता है, पहले एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट और फिर एक इंटरमीडिएट बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट, उसके बाद एंजाइम अलग होगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगी। तो ये एक ट्रांजिशनल स्टेट है जो कि किसी भी रिएक्शन में आनी ही आनी है, समझ रहे हो। तो जितना जल्दी ट्रांजिशनल स्टेट आएगी उतना बेहतर होगा। ट्रांजिशनल स्टेट तक लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे अपन कहते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी। जो किसी रिएक्शन को ट्रांजिशनल स्टेट तक लाती है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर मान लो हमने बाइंडिंग एनर्जी को कम कर दिया तो हमारी रिएक्शन को दी जाने वाली एनर्जी यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी
और रिएक्शन जल्दी ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगी और उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांस जल्दी बन जाएंगे। समझ आए ना कुछ बात? थोड़ी सी ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। एंजाइम अपनी सरफेस पर किसी भी सबस्ट्रेट को बांधकर उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को ट्रांजिशनल स्टेट में लाने में मदद करती है। अगर मान लीजिए अगर ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देने पर ट्रांजिशनल स्टेट आती है तो एंजाइम से प्रोडक्ट बनने में बहुत लेट हो रहा है। अगर मान लो जल्दी ही तुम्हारी ट्रांजिशनल स्टेट आ जाएगी तो आपकी प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाएगी। तो इस तरह से एंजाइम क्या करते हैं, अपनी एक्टिव साइट पर सरफेस पर सबस्ट्रेट को जोड़ते हैं, उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं। इसकी वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है और सीधे सीधे इनडायरेक्टली एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। अब अगर एक्टिव एनर्जी कम होगी तो भैया जो ट्रांजिशन स्टेट है वो जल्दी आएगी और जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगी। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा क्या है, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा है टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड, ध्यान से पढ़ना भाई, है ना। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर. We have already understood that idea of active site, and the chemical or metabolic conversion refers to the reaction. The chemical which is converted into the product is called the substrate, and hence enzymes, that is proteins with three-dimensional structure including an active site. तो ये ध्यान रखना, एंजाइम जो है वो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, ठीक है, and convert a substrate into the product symbolically, and this can be depicted as substrate to product. It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at the active site within a given cleft or pocket. The substrate has to diffuse towards the active site. There is thus an obligatory formation of enzyme substrate complex. तो भैया एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड ई स्टैंड फॉर द एंजाइम, एंड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट फिनोमिनन, थोड़ी देर के लिए बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा. ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म. तो उस टाइम पर क्या होगा, सबस्ट्रेट जब वहाँ जुड़ जाएगा, आप देखिए मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बना रहे होते हो तो प्रोडक्ट बनने से पहले बीच में बहुत सारी स्टेजेज ऐसी आती हैं जो कि ट्रांजिशन स्टेट होती है, मतलब सीरियल स्टेज, उसके बाद ये, उसके बाद वो बनेगा, फिर वो बनेगा, फिर फाइनली जो बनेगा वो स्टेबल चीज़ होती है जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है, वो स्टेबल होता है. प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट के लेवल से बहुत कम हो जाती है, इसके बाद प्रोडक्ट स्टेबल हो जाती है. तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब वहाँ से होकर के उसे गुजरना ही पड़ेगा रिएक्शन को, और जितना जल्दी आप ट्रांजिशन स्टेट ले आओगे उतना अच्छा होगा प्रोडक्ट बनने में. Very soon after the expected bond breaking and bond making is completed, the product is released from the active site. In other words, the structure of substrate get transformed into the structure of product. The pathway of this transformation must go through the so-called transition state. And there could be many more altered structure state between the stable substrate and the product. बहुत सारी ऐसी स्टेज भी आएंगी जो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के बीच में होंगी जो कि स्टेबल नहीं होती एनर्जी की वजह से. जितना कम एनर्जी होगी वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगी. And implicit this statement in fact that all other intermediate state are unstable. Stability is the something related to the energy status of the molecule, and hence when we look at this picturally through the graph, बराबर में ग्राफ है, देखते हैं, अभी पहले पढ़ लें, ग्राफ ही देख ले लाओ एक बार. देखो ये आपका सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो. यहाँ के बाद आप ट्रांजिशन स्टेट का आप एनर्जी लेवल देखो, ये यहाँ है, और सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. बिना एंजाइम के आप एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल देखो, बिना एंजाइम के कितना देर बाद कितनी एनर्जी लगा करके ट्रांजिशन स्टेट आएगी और फाइनली फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा. पर अगर एंजाइम देते हैं तो देखो ये डिफरेंस कम हो जाता है एनर्जी का और ट्रांजिशन स्टेट जल्दी ही आ जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी आपकी जल्दी बनेगी. प्रोडक्ट का लेवल देखो कितना नीचे है एनर्जी का, इसलिए प्रोडक्ट जो है वो बहुत स्टेबल है. ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल काफ़ी नीचे है सबस्ट्रेट के एनर्जी लेवल से, ठीक है ना. ये भी बात ध्यान रखना. एक बार देखते हैं क्या लिखा है. एंड द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट. You would notice two things: the energy level difference between the substrate and post product. If the P is at lower level than S, the reaction is exothermic reaction. One need not to supply by heating. One need not to supply energy by heating.
इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। हाउएवर वेदर द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मतलब एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस और एन एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, द सबस्ट्रेट हैज़ टू गो थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। कैसी ही रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट से ऊपर हो, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से काफ़ी नीचे हो या काफ़ी ऊपर हो, मतलब बराबर में हो, उतना ही हो, तो भी रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना ही पड़ता है। लिखा है एंड द सबस्ट्रेट हैज़ गो थ्रू द मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। सवाल आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम रिएक्शन का रेट बिना भाग लिए रिएक्शन में बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, गुड। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। एंजाइम एनर्जी बैरियर को कम करते हैं और जिससे कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना आसान हो जाता है। ठीक है ना, चलिए, तो होप्स आपके समझ में आ गया होगा। नहीं है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। दोबारा से एक और वीडियो डाल दूंगा जो कि इसी पे होगी, बता देना पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टडिंग नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो यहाँ थोड़ी थ्योरी है, पढ़ते हैं। लिखा है ईच एंजाइम हैज ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो मैं आपको ऐसे से थोड़ा सा बनाता हूँ कि ये मान लीजिए ये लीजिए ये आपका एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। यहाँ पर आगे इस तरह से मान लो सबस्ट्रेट जो है वो आपका बाइंड होता है, ये है ना। तो इसकी थ्योरी है, आपको मैं बता दूं अभी। जैसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस एक एंजाइम बाइंडिंग की है। तो अब आते नहीं है सवाल, लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था ये सवाल, मतलब ये बात पूछ लेंगे किसने बताई थी। फिशर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है कि जो एंजाइम है वो एक ताले की तरह होता है, इसकी एक चाबी होती है, तो मतलब वो उस पर आकर के लग जाता है, मतलब प्रॉपर बाइंडिंग साइट होती है। मतलब एंजाइम जो है वो उसके पास एकदम प्रॉपर सबस्ट्रेट के जैसा एकदम बना होता है, जैसे उसमें आकर के सबस्ट्रेट फंस जाता है। जिस प्रकार हर एक ताले की एक विशेष प्रकार की चाबी होती है, उसी प्रकार एक विशेष प्रकार के एंजाइम के लिए विशेष प्रकार का सबस्ट्रेट ही आकर के उस पर बाइंड कर सकता है। ये वाली बात थी। फिर एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी दिया था इसके लिए। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है वो कोशलैंड, आई थिंक मेरे याद नहीं है अभी नाम, कोशलैंड ने दिया था, तो एक बार देख लेंगे। तो इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है कि जो एक्टिव साइट होती है उस पर जब एंजाइम मतलब जब सबस्ट्रेट आता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ने के टाइम पर जो एक्टिव साइट है वो अपने अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेगी, जिससे कि सबस्ट्रेट वहाँ फिट हो जाए, बांध के पक्के से बाद में फिट हो जाएगा उसको। ऐसा है, मतलब एकदम वैसी ही साइट नहीं होती पर फिट कर लेता है उसको बाद में फाइनली। उसको इंड्यूस फिट थ्योरी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दो थ्योरी थी इसके लिए, अभी इनका जिक्र नहीं होता, पर कभी आया तो सवाल लगा देना। लिखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड and this complex is short-lived and they dissociate into the product and the unchanged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product complex. The formation of the enzyme substrate complex is essential for catalysis. ES ये आपको पता है, ऐसे ES कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर EP बनता है, फिर E+P बनता है। यहाँ तक रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है एट एनी कोस्ट, मतलब यहाँ से रिवर्सिबल हो सकता है और इसके बाद जो है वो रिवर्सिबल यहाँ भी कभी कभी होता है पर नॉर्मली नहीं होता है, और ये फिर फर्दर प्रोसीड करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है फर्स्ट होता क्या है, फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सबस्ट्रेट पहले तो एक्टिव साइट पर जुड़ता है, बिल्कुल सही बात है। फिर वो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के तहत फिटिंग होती है उसकी एक्टिव साइट पर। फिर लिखा था बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर द शेप। देखो सबस्ट्रेट जुड़ता है, मतलब ये इंड्यूस फिट थ्योरी की बात कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट जुड़ता है, वो इंड्यूस करता है एंजाइम को कि भैया थोड़ी सी शक्ल बदल लो और मुझे थोड़ा टाइटली फिट कर लो, फिर वो उसको फिट कर लेगा। इसका मतलब इंड्यूस फिट थ्योरी दे रखी है। एंड द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम नाउ इट क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड, तोड़ता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी को कम करता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होगा।
आगे लिखा है द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल एंड द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक वंस अगेन। दैट मीन्स एंजाइम किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, वो सीधा सीधा अलग हो जाते हैं काम करने के बाद। ये वाली बात ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या है। लिखा है द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय ए चेंज इन द कंडीशंस व्हिच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मान लो आप एंजाइमों को पता ही है, ज़्यादातर एंजाइम या फिर आप कहें 99% जो एंजाइम है वो प्रोटीनों के बने होते हैं, और प्रोटीन तापमान पा करके उनकी स्ट्रक्चर डिस्टोर्ट हो जाती है, डीनेचर हो जाती है, मिसफोल्ड हो जाती है, जिसके बाद उनकी एक्टिव साइट समाप्त हो जाती है और एंजाइम काम नहीं करते। तो एंजाइम जो है ज़्यादा ठंड में ज़्यादा गर्मी में काम नहीं करते, छोड़ करके एक्सेप्शंस को, उनकी तो बात अलग होती है। पर नॉर्मल एंजाइम जैसे कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर काम कर रहे होते हैं, वो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इसी तरह से नॉर्मल जो पीएच होती है उस पर वो ऑप्टिमम पीएच पर काम करते होते हैं। हाँ एक्सेप्शनली फिर से वही बात है, कुछ एंजाइम एसिडिक पीएच पर भी काम करते हैं, ये तो बात अलग है। पर these include the temperature, pH change in the substrate concentration or binding of the specific chemical that regulates its activity। पहला है temperature and pH। लिखा है enzyme generally function in a narrow range of temperature or pH and each enzyme show its highest activity at particular temperature and pH called the optimum temperature, optimum pH। मतलब जिस पीएच पर वो एंजाइम अच्छे से अच्छा काम करता है वो उसकी ऑप्टिमम पीएच है। जैसे कोई 7 पीएच पर काम करता है तो ऑप्टिमम पीएच 7 है, ठीक है ना, डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर नॉर्मल पे ही करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एन एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ द बिलो एंड द अबव ऑप्टिमम वैल्यूज़, मतलब ऑप्टिमम से नीचे जाने पर भी रुकेगी और ऊपर जाने पर भी खराब होगा, दोनों में ही खराब होगा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डिनेचर्ड बाई हीट। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, एक बार पढ़ लो, फिर ग्राफ के द्वारा कुछ समझाना है वो समझाऊंगा। लिखा है विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट द फर्स्ट। अब सुनो मेरी बात को, वेलोसिटी मतलब क्या। मान लीजिए किसी एंजाइम के ऊपर 10 एक्टिव साइट है, तो धीरे धीरे वो 10 की 10 बढ़ना शुरू होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फटाफट से बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर 5 भरी हैं तो हाफ वी मैक्स है, 10 भर गई हैं तो पूरा वी मैक्स है। किसी एंजाइम की अगर आधी भरी हैं एक्टिव साइट तो वो हाफ वी मैक्स अचीव कर लिया है, और किसी एंजाइम की पूरी भर गई है, मान लो पूरा एकदम 10 की 10 भर गई हैं, तो वो वी मैक्स अचीव कर चुका है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बढ़िया एंजाइम वो होते हैं जो अपने सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं। मतलब जैसे कि कम मात्रा में अगर सबस्ट्रेट उपलब्ध है तो भी वो जल्दी से वी मैक्स अचीव कर ले, वो बेस्ट है। बेस्ट एंजाइम्स हैं वो जो कम से कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर वी मैक्स को अचीव कर लेते हैं, वो बहुत बेहतरीन होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपनी एक्टिव साइट भर रहे हैं, ध्यान रखना ये बात दिमाग में। फिर लिखा है द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट मीन्स वी मैक्स पर पहुंच जाएगी। इसका मतलब सभी एक्टिव साइट भर गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप और सबस्ट्रेट अब बढ़ाओगे, मान लो मेरे ऊपर 6 जुड़ते हैं, 6 मैं एंजाइम हूँ और मैं 6 सबस्ट्रेट जोड़ सकता हूँ, आप बढ़ाते रहो सबस्ट्रेट, आप 1000 सबस्ट्रेट कर दो, मेरे ऊपर चक्कर नहीं है कोई, मेरे ऊपर तो 6 ही साइट है ना, तो मैं उससे कोई प्रभावित नहीं होऊंगा शुरुआत में। लेकिन अगर मुझे दोगे तो मैं फटाफट जोड़ूंगा तो रेट आपको लगेगा रेट बढ़ रहा है, लेकिन रेट जो है वो एक बार कोई बढ़ता है, उसके बाद आपके सबस्ट्रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, है ना। सेम आप एंजाइम के लिए भी लगा सकते हो, आप एक बार एंजाइम डाल दो फिर बढ़ाते रहो, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सबस्ट्रेट कम है, ये ध्यान रखना। Which is not exceeded by any further rise in the concentration of the substrate. This is because the enzyme molecule are fewer than the substrate molecules. And after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecule to bind with additional substrate molecules. ठीक है ना, ये सिंपल बात है। ग्राफ दिए हैं यहाँ पर 2, इसमें आप देख सकते हो ये मिनिमम वैल्यू है, ये ऑप्टिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये पीएच का और उसका है, मतलब यहाँ दोनों बढ़िया करेंगे, इस पॉइंट पर इधर भी कम होगा और इधर भी कम होगा, मतलब इन दोनों तरफ जाने पर रेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर हम एक बात करते हैं, इस ग्राफ को मैं थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ दिया ही है तो समझ ही लो, कोई बात नहीं है ना। देखो ये है वी मैक्स, जितना दिया उतना समझो, ये है वी मैक्स, ये वी मैक्स बाई हाफ है, ये लिखा है के एम। अब आप देखो नीचे है सबस्ट्रेट,
तो सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है कि Km सबस्ट्रेट concentration at which enzyme achieve its half Vmax, यानी कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर एंजाइम ने हाफ Vmax अचीव कर लिया हो उसे Km कहते हैं। वैसे ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है। आप अगर एंजाइम काइनेटिक्स अगले जो क्लासेस हैं आगे जाकर के पढ़ोगे, MBBS में पढ़ लोगे, वहाँ पढ़ लेना, तो आपको पढ़ाया जाएगा ये ना क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप समझो ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है जिसे हम Km कहते हैं। Km इज दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द एंजाइम अचीव इट्स हाफ Vmax। अब आप बात समझो, अगर कोई एंजाइम हाफ Vmax अचीव करता है, उसने मतलब 10 सबस्ट्रेट जोड़ने थे तो उसने 5 जोड़ लिए हैं। अब अगले पहले 5 जोड़ना, देखो पहले 5 फटाफट से जोड़ लिए हैं और उसके 5 बाद के देर में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब इस आदमी ने, इस एंजाइम ने हाफ Vmax जल्दी अचीव कर लिया है। तो जितना कम Km होगा किसी भी एंजाइम का, अगर मैं कहूँ द लोअर द Km द मोर इज द एफिशिएंट एंजाइम फॉर देयर सबस्ट्रेट। ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? जितना ज़्यादा आपका Km कम होगा, मतलब जितना कम आपका Km होगा उतना ही एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिशिएंट होगा। वो कम से कम सबस्ट्रेट पर भी हाफ Vmax अचीव कर लेता है, बढ़िया एंजाइम है। जो एंजाइम ज़्यादा Km चाहिए होते हैं जिन एंजाइम को, वो बेकार होते हैं, अपने सबस्ट्रेट के लिए उनकी एफिशिएंसी कम होती है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको जरूर ध्यान रखना, इससे सवाल बनेगा, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हो Vmax आप एंजाइम ने अचीव कर लिए, तो यहाँ से यही सवाल आएगा, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम विद द Km। तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। इस पर मैं आप एक सवाल बताऊंगा, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज also sensitive to the presence of specific chemical that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shuts off the enzyme activity, the process is called inhibition. तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को ख़राब कर देते हैं, जिन्हें इनहिबिटर कहा जाता है। तो एक बार यहाँ पर इन्होंने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल दिया है, उसको भी समझेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल दिया है, उसका सवाल मैं बताऊंगा पेपर में क्या आता है। एक बार यहाँ पढ़ लें क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए ये कोई एंजाइम है और ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है, मान लो, ठीक है ये। और मान लीजिए ये आपका कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। अभी अपन समझ, ये सबस्ट्रेट है, तो अभी ये एक और कोई चीज़ है, पता नहीं क्या है ये है इनहिबिटर, जिसकी शक्ल मैच करती है शक्ल में किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर मैच कर रहा है। अगर मान लो सबस्ट्रेट की जगह पे आकर के आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ लग गया, मान लो यहाँ पर लग गया, ये लग गया, ठीक है ऐसे, तो इसने इस एंजाइम की एक्टिव साइट्स को भरना शुरू कर दिया, क्योंकि यह तो शक्ल तो उसकी एक जैसी है सबस्ट्रेट की जैसी, इसने इसकी एंजाइम की एक्टिव साइट को भर दिया। पर ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ये हट जाएगा, तो ये छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। मेरी बात समझ आई आपको? अगर हम मान लो ऐसा कर दें कि सबस्ट्रेट बढ़ा देंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसे छोड़ देगा, फिर आपका धीरे धीरे आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हटेगा। मान लो ये हट गया है, यहाँ से भी, यहाँ भी आपका साइट खाली साइट है। अभी आपके सबस्ट्रेट बढ़ा दिया, अभी आपके सबस्ट्रेट भाई साहब आएंगे और सबस्ट्रेट इस पर जुड़ेंगे। अब सबस्ट्रेट जुड़ना शुरू होंगे धीरे धीरे, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, है ना। फिर ये एंजाइम हाफ Vmax अचीव कर लेगा, क्योंकि पहले सबस्ट्रेट हटेगा, पहले इनहिबिटर हटेगा, फिर सबस्ट्रेट जुड़ेगा, फिर ये अपनी हाफ Vmax अचीव करेगा। तो ऐसे केस में क्या Km बढ़ गया होगा? हाफ Vmax
अगर अब इसने अचीव करी है तो Km बढ़ गया ना, क्योंकि सबसेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ी है, सबसेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ी है आपको हाफ Vmax लाने के लिए। तो ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन Km इंक्रीजेज, ये सवाल आएगा भैया, ये Km इंक्रीज होगी, Vmax रिमेन सेम, Vmax वहीं रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब Vmax तो उतनी है, मतलब पूरी साइड तो उतनी रहेंगी, वो भरेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर Km तो उसकी लेट आई है ना, हाफ Vmax लेट आएगी क्योंकि सबस्ट्रेट बढ़ाना पड़ा है। उससे पहले तो हाफ Vmax भी नहीं आ रही थी क्योंकि इनिबिटर ने वहाँ अपने उसकी साइड को ब्लॉक कर रखा था। समझ आए ना। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर इस तरह से काम करते हैं। आपके पेपर में ये सवाल आएगा, अगर आया तो आप ज़रूर कर देना। पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन Km इंक्रीजेज, Vmax रिमेन सेम, प्लीज़ कर देना इसे, ठीक है ना। पक्का सवाल है, जरूर आएगा, कर देना। और फिर एक और बात आता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसको पढ़ लें एक बार। लिखा है कि when the inhibitor closely resembles the substrate in the molecular structure inhibit the activity of enzyme, it is known as the competitive inhibitor. Due to the close structure similarity with the substrate, the inhibitor compete with the substrate for the substrate binding of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind and as a result the enzyme action declines. Example inhibition of, ये मार्क करो, नीट में आएगा, इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपको पता होगा क्रेब्स साइकिल के एंजाइम है, बाय मेलोनेट विच इज क्लोजली रिजेंबल विद द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। तो सक्सिनेट जो उसका आपका सक्सिनेट आपका जो सबस्ट्रेट है क्रेब्स साइकिल का, जिस पर कि आपका एंजाइम लगता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और आपको याद होगा ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये काम करता है क्रेब्स साइकिल में, है ना। ये बढ़िया बात है, पर ये जरूर सवाल पेपर में आएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारी जगह कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया को मारने में, मतलब बैक्टीरिया का जो ड्रग्स बनाते हैं बैक्टीरिया मारने के लिए, उसमें भी हम कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स को यूज कर सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल है जो यहाँ नहीं दिए गए हैं, उस पर नहीं जाना है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में जरूर आया होगा ना। तो अगर आया तो आप जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, बस थोड़ा सा और रहेगा, इसी वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, तो छोटा सा है तो कर लो कवर। Next, a classification and nomenclature of the enzyme. Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyze. Enzymes are divided into many groups. Like ये सवाल पेपर में नीट में आने वाला है, मार्क कर लो फटाफट से। 6 क्लासेस में और 4 से 13 सब क्लासेस हैं, ये नीट में आएगा, मार्क कर लो। एक सवाल ये आएगा एंजाइम को नंबर सिस्टम में कैसे शो करते हैं, तो आप बताओगे एंजाइम के लिए 4 डिजिट नंबर होता है। प्लीज़ ये ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, इसको मार्क कर लेना, ठीक है ना। एंजाइम 4 डिजिट नंबर से दिखाया जाता है। 6 क्लासेस में बांटा गया है। 6 क्लास तो यहाँ पढ़ाई गई हैं, सब क्लासेस नहीं पढ़ाई गई हैं। तो एक बार फटाफट से हम 6 क्लासेस को देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए, लिखा है ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। तो सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। आपको समझना होगा जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो सीधा सीधा ऑक्सीडेशन होता है। तो वो एंजाइम जो आपके इस तरह से डिहाइड्रोजिनेशन वगैरह कराते हैं तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपने कई जगह क्रेब्स साइकिल में भी, ग्लाइकोलाइसिस में भी इस जगहों पर डिहाइड्रोजिनेज को पढ़ा होगा। एंजाइम विच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन बट बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट, लाइक सबस्ट्रेट एक रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा, और एक ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ट्रांसफरेजेज हैं जो ग्रुप ट्रांसफ़र करने का काम आते हैं। जैसे कि आपको एक एंजाइम याद होगा आपका, उसमें आता है ट्रांसएमिनेज, जो कि अमीन ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो वो आपको पढ़ाए जाएंगे, मतलब वो आपको वहाँ पढ़ाया जाता था, अब तो चैप्टर में से कट गया है, जहाँ पर आपका अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है ना, वहाँ पर। तो ग्रुप ट्रांसफ़र, मान लो एमिनो ग्रुप यहाँ से हटाया वहाँ लगा दिया, इस तरह से, ठीक है। आगे लिखा है हाइड्रोलेजिस। तो हाइड्रोलेजिस अच्छे हैं, जैसे कि मान लो आप डीएनए को तोड़ते हैं या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड तोड़ना होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक करना हो, एस्टर बॉन्ड तोड़ना हो, तो वहाँ वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, उनको कहते हैं हाइड्रोलेजिस। एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, एथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जहाँ जहाँ बॉन्ड बनने के टाइम पर वाटर निकलता है वहाँ वहाँ बॉन्ड तोड़ने में वाटर देते हैं और वो हाइड्रोलेजिस होते हैं। नेक्स्ट है लाइज। तो लाइज में वाटर नहीं देना होता, यहाँ पर जो ग्रुप है वो हट जाते हैं और डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड इंड्यूस हो जाता है। लिखा है लाइज में एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस हैविंग द डबल बॉन्ड लीविंग द डबल बॉन्ड। मान लो ये दोनों ग्रुप यहाँ से हट जाते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट है आइसोमेरेजेस, तो ये कह रहे हैं कि इंड्यूस ऑल टाइम और इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन लाइक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकता है, पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इन सभी जगहों पर आइसोमर्स लगेंगे जो कि आइसोमेरेजेस लगेंगे, जो कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट है लाइगेज, तो लाइगेज आपने देखा होगा डीएनए को जोड़ने के काम करता है। अभी याद होगा आपको डीएनए में बॉन्ड तोड़ने के बाद बॉन्ड जोड़ना होता है फॉस्फोडाइस्टर, तो वहाँ पर लाइगेज लगता है। इनको हम मॉलिक्यूलर गम्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर गम है ये। एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड दैट इज द जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO, इस तरह के बॉन्ड्स बनाने में काम आते हैं। ये एंजाइम एनर्जी का भी यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलिए, एंड लास्ट हेडिंग इज द कोफैक्टर। अब पहले इसे पढ़ने से पहले जरा सा समझ लो, 2 मिनट का है, फिर आपको ये समझ में आएगा बात क्या है, ठीक है। चलो देखो, ऐसा है, मान लीजिए हम एक एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो जो सिंपल एंजाइम होते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल एंजाइम, सिंपल बिल्कुल, तो सिंपल एंजाइम बाबू केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। वो तो होते हैं सिंपल एंजाइम जो बिल्कुल केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं। दे आर सिंपलेस्ट एंजाइम। पेप्सिन जैसे मेरे ख्याल से एंजाइम एग्जाम्पल में ले लें तो वो प्रोटीन का बना हुआ है। लेकिन आपके एक होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कैसे होते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं उनमें 2 पार्ट होते हैं बाबू। एक पार्ट प्रोटीन पार्ट होता है, जैसे कि उसका एक पार्ट क्या है, प्रोटीन पार्ट है, और साथ में प्लस दूसरा एक पार्ट उसके साथ जुड़ा रहता है जो कि नॉन प्रोटीन होता है। तो कॉन्जुगेट एंजाइम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट और आपका जो प्रोटीन पार्ट है उसके मिलने से बनते हैं। इन्हें मिलाकर के बन जाएगा होलो एंजाइम। तो ये प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और ये है नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर और एपो एंजाइम दोनों मिलकर के बनाते हैं को एंजाइम, सॉरी होलो एंजाइम। तो इस पे भी सवाल आया बहुत बार, एपो एंजाइम पार्ट कौन सा होता है? प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर कौन होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। होलो एंजाइम क्या होता है? ये पूरा होता है। ये इस पे सवाल आते हैं। तो अभी अपन पढ़ेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर कितनी तरह के होते हैं आपको पढ़ाया जाएगा। कोफैक्टर 3 तरह के हम पढ़ेंगे। एक होंगे प्रोस्थैटिक ग्रुप, एक होंगे कोएंजाइम, एक होंगे मेटल आयंस। 3 तरह के हम जो है कोफैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला देखते हैं क्या है। सबसे पहले पढ़ते लिखा है एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or several polypeptide chains. However, there are number of cases in which non-protein constituents called the cofactors. तो ये सवाल है नॉन प्रोटीन, है ना, are bound to the enzyme to make the enzyme catalytic active. तो बिना इनके एंजाइम, होलो एंजाइम बिना बने एक्टिव ही नहीं होगा। होलो एंजाइम के बिना वो एक्टिव ही नहीं है, बिना कोफैक्टर के एक्टिव ही नहीं होगा। In this instance, the protein portion of the enzyme is called as the apoenzyme. प्रोटीन पार्ट को कहते हैं apoenzyme. And 3 kinds of cofactor may be identified: prosthetic group, coenzyme और metal ions. सबसे पहले prosthetic group, P याद रखना है आपको, बस P लिखा है prosthetic group। ध्यान रखेंगे P prosthetic group मतलब कि परमानेंट। अगर कोई कोफैक्टर एपोएंजाइम से परमानेंटली बाइंड हो, हटता ना हो, उसकी दोस्ती टूटती ना हो, तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। लिखा है कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला सवाल यही है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे होते हैं। आंसर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली, ये सवाल यहां से आएगा, टाइटली बाउंड, ये पेपर में आएगा, टू द एपोएंजाइम। फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्सिडेजेस एंड कैटालेजेस। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सिसोम में आपको ये मिलेंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने के काम आता है। ये पेरोक्सिसोम में मिलता है। आयरन चाहिए होता है इसको। इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम ग्रुप है, आयरन है। ये मार्क कर लो, आएगा पेपर में। पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज विच कैटालाइज द रिएक्शन ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन इन पेरोक्सिसोम्स। एंड हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये सवाल पेपर में आएगा, मार्क कर लो। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज ए पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट का हिस्सा है। ये जरूर ध्यान रखना। और वो फर्मली टाइटली बाउंड है, छोड़ता नहीं है एपो एंजाइम को, तभी उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ऐसा कोफैक्टर है। अभी अपन पढ़ेंगे कोएंजाइम। कोएंजाइम काम के टाइम आते हैं। कोएंजाइम काम के टाइम आते हैं, काम के टाइम बस, फिर हट जाते हैं।
Coenzyme are also organic compound, but their association with the apoenzyme is only transient and usually occurring during the course of the catalysis. Furthermore, coenzymes serve as a cofactor in number of reactions. एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि विटामिन जो है मोस्टली क्या है, कोएंजाइम है. कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि विटामिन नियासिन विटामिन B3 से बना होता है. इस तरह से विटामिन B7, विटामिन B2, विटामिन B, इस तरह से बहुत सारे कोएंजाइम होते हैं जो कि आपको यहाँ नहीं बताएं. एक तो याद कर लो कम से कम, विटामिन B3 नियासिन जो कि बनाती है NADP. आप इसको पढ़ोगे आगे चल करके, रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा. अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस. कुछ एंजाइम्स को मेटल आयन चाहिए होता है, कुछ एंजाइम को मेटल आयन चाहिए होता है एक्टिविटी के लिए. वो आपका सबस्ट्रेट से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, वो आपका दोनों जगह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, सबस्ट्रेट से बनाएगा और एंजाइम से बनाएगा मेटल आयन. जैसे कि जिंक इज द कोफैक्टर फॉर द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी चाहिए, जिंक कार्बोक्सिलेज को भी चाहिए, जिंक एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को चाहिए, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज को चाहिए, जिंक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को चाहिए, जिंक कई को चाहिए. जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को भी जिंक चाहिए, पीछे कार्बोनिक एनहाइड्रेज पड़ा उसको भी जिंक चाहिए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को भी जिंक चाहिए, कार्बोक्सिलेज को भी जिंक चाहिए, इसको भी जिंक चाहिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को. तो इसलिए इन्होंने जानबूझ के जिंक दिया है. तो आप कम से कम ये तो याद कर लोगे ना. चलिए नेक्स्ट, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लोस्ट. अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो ये नीट में स्टेटमेंट बन के आएगा, इसको मार्क कर लो. पूछेंगे अगर मान लो कोफैक्टर नहीं है या फिर हटा दिया जाए तो एंजाइम की कैटालिटिक जो प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो जाएगी, इसके बाद एंजाइम काम नहीं करेगा. तो यहाँ भैया हो जाता है चैप्टर समाप्त. इसके बाद पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 सवाल आएंगे उससे, इससे भी 2-3 तो आएंगे, गारंटी है इस बात की. होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. और भाई एक बात जरूर ध्यान रखना, सपोर्ट से ही काम चलता है. प्लीज़ सपोर्ट करना, दोस्तों को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना, भेजना. और आपके सिलेक्शन गारंटी में लेता हूँ, प्लीज़ फॉलो करना. थैंक यू सो मच.